आज मैं आपको एक ऐसे शासक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि वह उनका सबसे बड़ा रक्षक है, लेकिन असल में वह उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बना। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर की ये कहानी पूरी तरह सच है। ये इतिहास में दर्ज है और इसे दूसरे विश्व युद्ध के समय की घटनाओं से जाना जाता है। ये जानकारी हमें इतिहास की किताबों, शोध पत्रों और दस्तावेजों से मिलती है। जो लोग उस समय जर्मनी में रहते थे, उन्होंने बाद में इंटरव्यू और किताबों में बताया कि कैसे उन्होंने हिटलर के शासन में गरीबी, बेरोजगारी और युद्ध का दर्द सहा। हिटलर ने कहा, मैं जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दूंगा। गरीबी खत्म होगी, हर किसी को नौकरी मिलेगी, देश में खुशहाली आएगी। उसने कहा, हमारी बेरोजगारी और गरीबी के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। अगर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। न्यूज़पेपर, रेडियो, स्कूलों की किताबें सब कुछ हिटलर के पक्ष में बात करने लगी। जिसने भी सरकार से सवाल किया उसे देशद्रोही करार देकर जेल में डाल दिया गया। उसने लोगों को ऐसा महसूस कराया कि जो उसने उसके खिलाफ बोलेगा वो देश का गद्दार है। लोग सोच रहे थे कि वे अमीर बनेंगे, लेकिन हुआ क्या? युद्ध छिड़ गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जब पूरा देश लड़ाई में फंस गया तो बाजारों में अनाज और ज़रूरी चीज़ें ख़त्म होने लगीं। लोग भूखे मरने लगे। हिटलर ने नौजवानों को अपने साथ सेना में भर्ती कर लिया। माँ बाप रोते रह गए, लेकिन उनके बच्चे कभी लौट कर नहीं आए। हिटलर की नीतियों ने जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दिया कि पूरा देश कंगाल हो गया। लाखों घर तबाह हो गए और जर्मनी बर्बाद हो गया। अगर कोई नेता धर्म, जाति या राष्ट्रवाद के नाम पर अंधभक्ति मांगता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपके भले के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। सरकार से सवाल करना ज़रूरी है। रोजगार, शिक्षा और विकास असली मुद्दे हैं, ना कि धर्म या नफरत। अगर जनता आंख मूंद कर किसी नेता का समर्थन करेगी तो वह नेता हिटलर बन जाएगा और जनता खुद अपनी बर्बादी की जिम्मेदार होगी। हिटलर की गलती से जर्मनी के लोग बर्बाद हुए। अब हमें तय करना है, हम इतिहास से सीखेंगे या वही गलती दोहराएंगे। अगर किसी देश के लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अगर किसी देश में दंगे हों तो बड़ी कंपनियां वहां फैक्ट्री लगाने से मना कर देंगी, जिससे नौकरियां नहीं मिलेंगी और महंगाई बढ़ेगी। जब सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ, तब वहाँ के नेता ली कुआन यू को यह समझ में आ गया कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों को शिक्षित और कुशल बनाना होगा। इसलिए सरकार ने धर्म और जाति के बजाय शिक्षा, तकनीकी विकास और व्यापार पर ध्यान दिया। स्कूल और कॉलेज बनाए गए ताकि लोग नौकरी के लायक बन सकें। सरकार ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, जिससे प्रशासन ईमानदारी से काम करने लगा। कानून और व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे निवेशकों को भरोसा हो सके। शिक्षित और मिलजुल कर रहने वाली जनता को देखकर कंपनियां आईं। जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा कि सिंगापुर में लोग पढ़े लिखे, मेहनती और आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो उन्होंने वहां बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया। कंपनियों को वहां सस्ता लेकिन कुशल श्रमिक वर्ग मिला। वहां की सरकार ने बिजनेस फ्रेंडली माहौल दिया, टैक्स कम कर रखा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। विदेशी निवेश बढ़ता गया, जिससे नौकरियां बढ़ीं और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। आज सिंगापुर के सबसे अमीर देशों में एक देश है। आज सिंगापुर की करेंसी मजबूत है, वहाँ बेरोजगारी ना के बराबर है और हर व्यक्ति की आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ के स्कूल, अस्पताल, सड़कें और एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में गिने जाते हैं। अगर सिंगापुर के लोग धर्म, जाति और भाषा के नाम पर आपस में लड़ते तो वहाँ कोई निवेश नहीं करता और वहाँ आज भी गरीबी होती, लेकिन उन्होंने शांति
और एकता बनाए रखी, मेहनत की और आज वे अमीर हैं। अगर किसी भी देश को अमीर बनना है तो वहाँ के लोगों को मिलकर काम करना होगा, ना कि आपस में लड़ना होगा।